हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी। आज के इस वीडियो में हम सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। तो इस टॉपिक को 2-3 वीडियोस लगेंगे। तो आज के इस टॉपिक में तो हम इसका बेसिक क्या होता है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और ये बनाते कैसे हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमारी समझने की बात होती है कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में मतलब वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि एंटरप्राइज ने कितनी वैल्यू ऐड की है। वैल्यू एड मतलब हम इसको बोलते हैं वेल्थ, कि एंटरप्राइज ने कितनी वेल्थ जनरेट की है। मतलब जब एक एंटरप्राइज फंक्शन करता है, मतलब बिजनेस करता है, तो उससे कुछ वैल्यू जनरेट होती है। तो वो एंटरप्राइज ने कितनी वेल्थ जनरेट की है बाय यूजिंग द रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? कैपिटल हुआ, एम्प्लॉइज हुए, मैनेजमेंट। बाय यूजिंग दिस रिसोर्सेज एंटरप्राइज ने कितनी वेल्थ जनरेट की है, कितना वैल्यू एडिशन किया है। ठीक है, अब ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि एंटरप्राइज ने कितनी वेल्थ जनरेट किया है, कितना वैल्यू एडिशन किया है। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू एडिशन की बात आती है, तो जैसे वैट होता है, वैट में भी वैल्यू एडेड टैक्स होता है, उसमें भी हम वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करते हैं कि हमने सेल कितने में किया माइनस परचेज कितने में किया, वो जो डिफरेंस होता है वैल्यू एडिशन होता है। सेम वे यहाँ पे भी है। क्या है यहाँ पे फॉर्मूला कि मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये अभी हम यहाँ पे भी देखेंगे इस फॉर्मेट में। बट बेसिकली ये फॉर्मूला है कि क्या वैल्यू एडिशन किया है, मतलब कि मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी आउटपुट जनरेट करे उसकी मार्केट वैल्यू, और गुड्स और सर्विसेज जो उसने एक्वायर किया उसके लिए उसकी कॉस्ट कितनी है, तो वो होता है हमारा वैल्यू एडिशन। ओके, तो इसको बोलते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, एक और टर्म आती है एनवीए, दैट इज नेट वैल्यू एडेड, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है जीवीए माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड नेट वैल्यू एडेड। जीवीए और एनवीए दोनों का डिफरेंस कितना है? डेप्रिसिएशन का। जब जीवीए में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे दैट विल बी अवर एनवीए। ओके, तो ये बेसिक थिंग होती है। मतलब वैल्यू एडेड मतलब कितनी उसने वैल्यू एडिशन किया है, कितनी एंटरप्राइज ने वेल्थ जनरेट किया है। वेल्थ जनरेट किया मतलब कितना उसने आउटपुट का, उसकी वैल्यू कितनी है, और उसकी इनपुट्स मतलब जो उसने गुड्स और सर्विस से एक्वायर की थी उसकी वैल्यू कितनी है। दोनों का डिफरेंस होता है, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाता है। और जब उसमें डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो हमारा नेट वैल्यू एडेड होता है। तो बेसिक कंसेप्ट है। अब वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ मैंने एक समरी, एक शॉर्ट में बना रखा है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, जो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीजें प्रेजेंट करते हैं। तो इसके दो हिस्से हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के। एक तो कैलकुलेट करते हैं एक पार्ट में, तो जीवीए मतलब हमने कितना वैल्यू एडिशन किया है, ठीक है। और जो दूसरे पार्ट में होता है वो हम देखते हैं उसको अप्लाई कैसे किया है, उस जीवीए को हमने अप्लाई कैसे किया है, ठीक है। तो जीवीए की कैलकुलेशन मैंने क्या बताई थी कि हमारा कॉस्ट ऑफ मतलब मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स कितनी है, मतलब वो हमारा हो गया सेल, कि हमने सेल कितना किया है, माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज। तो एक बात ध्यान में रखने की है कि इसमें हम सारे एक्सपेंसेस जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मतलब वो सारे के सारे इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपेंस हम यहाँ पे वी ट्रीट एज एप्लीकेशन। देखो, जो एंटरप्राइज के टोटल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें से कुछ एक्सपेंस को हम मानते हैं कि वो है एप्लीकेशन ऑफ जीबीए। मतलब एक एंटरप्राइज जो है वो बिजनेस करता है, ठीक है, वो वैल्यू जनरेट करता है, बट वो वैल्यू जनरेट सारी खुद के लिए नहीं करता है, वो उस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? एम्प्लॉयज को देता है, एज ए सैलरी एम्प्लॉयज को देता है, ठीक है। तो वो हो गया जो उसने वैल्यू जनरेट की, वो उसने अप्लाई किए, कुछ पार्ट एम्प्लॉयज को देके, कुछ पार्ट डायरेक्टर्स को देता है उनका रेम्युनरेशन, कुछ पार्ट गवर्नमेंट को देता है टैक्स, एज ए टैक्स। तो जो भी एंटरप्राइज वैल्यू जनरेट करता है तो वो सारे खुद के लिए नहीं करता, वो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है।
एम्प्लॉयज के पास जाती है सैलरी, डायरेक्टर्स के पास जाती है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, तो दैट वैल्यू इज गेटिंग, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके अलावा वो अपने जो भी लोन जिससे लेता है या जिससे भी कैपिटल लेता है उनको भी कुछ वैल्यू ट्रांसफर करता है एज ए डिविडेंड, एज ए इंटरेस्ट, ठीक है। और फिर कुछ जो वैल्यू होता है वो अपने पास रखता है जो कि रिटेन। तो ये इस तरह से है, हमने मतलब एंटरप्राइज ने वैल्यू कितनी जनरेट की है और उसने वैल्यू को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो इसमें हम देखते हैं। तो अब बात आती है वापस यहाँ पे, तो जब हम कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज लेते हैं तो उसमें विल इंक्लूड ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट ऐसे एक्सपेंसेस व्हिच आर कंसीडर्ड एज एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड, उनको हम शामिल नहीं करेंगे। जैसे सैलरी, वेजेस, ये सब है, ये इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इन यहाँ पे जो भी एक्सपेंस आ रहे हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, उनके अलावा जो भी एक्सपेंस है दैट विल बी इंक्लूडेड हियर, कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज, ओके। तो जब हम सेल्स में से ये लेस करेंगे तो हमारा आएगा वैल्यू एडेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी, फिर उसमें अगर कोई अदर इनकम है वो ऐड करेंगे, दैट विल बी ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो मतलब एंटरप्राइज ने सेल कितनी की, उस सेल के लिए उसके कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज कितना है, सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सक्लूडिंग these expenses which are considered as application of value addition, value added, okay। वो लेस करने का था हमारा आएगा वैल्यू एडेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी, उसमें से ऐड करेंगे अदर इनकम, दैट विल बी ग्रॉस वैल्यू एडेड, ओके। तो अब इस ग्रॉस वैल्यू एडेड को सेकंड पार्ट में देखते हैं, वो वैल्यू हमने अप्लाई कैसे की है, ठीक है ना। जो भी हमने वैल्यू एडिशन किया एंटरप्राइज ने वो अप्लाई कैसे किया है। तो पहला तो है टू पे टू एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज को क्या सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, वो सब चीज है दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर दिस टू पे टू एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि जो ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो ऑडिटर की फीस जो होती है दैट विल कम हियर, इसी में शामिल होगी, ठीक है ना। वो एज एन एम्प्लॉय एक्सपेंस शामिल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू पे टू डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स को फीस देते हैं, उनका रेम्युनरेशन देते हैं, तो वो जो भी रेम्युनरेशन दिया है दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर दिस, ठीक है, सॉरी अंडर टू पे डायरेक्टर्स। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमने जो भी वैल्यू एडिशन किया था उसका कुछ पार्ट हमने एम्प्लॉयज को दे दिया, वो कितना है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देंगे, ठीक है। फिर कितना पार्ट हमने डायरेक्टर्स को दिया तो जो उनका रेम्युनरेशन है वो इस पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा पार्ट है टू पे टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को हमने कोई भी टैक्स दिया है, जैसे इनकम टैक्स दिया, ठीक है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स दिया, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस पार्ट टू पे टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें जब हम इसकी बात करते हैं तो एक और चीज आती है एक्साइज ड्यूटी। तो उसमें ये थोड़ा डिबेटेबल है कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। कई बार इसमें इंक्लूड करते हैं या कई बार इसमें इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ बॉडी मटेरियल एंड सर्विसेज, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो बेटर यू कैन इंक्लूड इट हियर, कॉस्ट ऑफ बॉडी मटेरियल एंड सर्विसेज, और एक नोट भी डाल सकते हो, ओके। तो एक्साइज ड्यूटी यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, इट डिपेंड्स। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो यू कैन पुट इट हियर, बट यू शुड आल्सो राइट अ नोट, ओके। तो पे टू गवर्नमेंट में जो भी हम टैक्स दे रहे हैं वो आ जाएगा। अब एक और चीज आती है, एक और चीज है डेफर्ड टैक्स। तो जो डेफर्ड टैक्स हम बनाते हैं, जो डेफर्ड टैक्स होता है वो हमारा हम डायरेक्ट वो गवर्नमेंट के पास जाता नहीं है, ठीक है ना, इमीडिएटली। सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड हियर। तो डेफर्ड टैक्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, बल्कि वो आएगा इधर। अभी हम देखेंगे ये पॉइंट क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। गवर्नमेंट में जो भी इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जो भी हम पे करते हैं वो इधर आ जाएगा। नेक्स्ट है टू पे प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। अब प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल क्या कौन कौन होते हैं? प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल मतलब हमने कोई लोन लिया है, ठीक है, या हमने शेयर कैपिटल इशू किए, डिबेंचर इशू किए, तो इन लोगों को जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे लोन के बदले में हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, शेयर कैपिटल पे डिविडेंड दे रहे हैं और डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं,
वो सब इस पार्ट में आ जाएगा। टू पे प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, लोन पे इंटरेस्ट, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड, वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनेगा। तो उसी अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि कौन सी आइटम किस में जाएगी। एम्प्लॉय से रिलेटेड तो एम्प्लॉयज में जाएगी, डायरेक्टर से रिलेटेड डायरेक्टर में जाएगी, टैक्स से है जो गवर्नमेंट पे कर रही है, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं उसमें जाएगा, प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हाँ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, वो इसमें आएगा। और एक और चीज है, अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऐसे किसी लोन पे, ठीक है ना, वो जो लोन है, लोन या बैंक ओडी है, टेम्पररी बैंक ओडी, ये जो लोन है वो वर्किंग कैपिटल के लिए है। ठीक है, मतलब ऐसे लोन जो कि टेम्पररी नेचर का है उस पे अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे शामिल नहीं होगा प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल में। ऐसा जो लोन है वो उसका जो इंटरेस्ट है वो इधर ही शामिल होगा, कॉस्ट ऑफ बॉडी मटेरियल एंड सर्विसेज में। कोई भी टेम्पररी नेचर का लोन है तो जैसे बैंक ओडी हो गया, ठीक है, वो इधर शामिल होगा, इधर शामिल नहीं होगा प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल में। ठीक है, तो नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। अब ये क्या होता है प्रोवाइड फॉर द एक्सपेंशन, मतलब इसका मतलब हुआ कि जो भी कंपनी जो भी प्रॉफिट्स है जो बचा के रखती है, रिटेन करके रखती है, दैट विल कम अंडर दिस टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। अब प्रॉफिट बचा के कैसे रखेगी, जैसे रिटेन अर्निंग होती है, रिटेन अर्निंग या रिजर्व में डाल के रखती है। ठीक है, तो अगर कोई एज ए रिटेन अर्निंग उसने प्रॉफिट अगर एज ए रिटेन अर्निंग उसने रख रखा है या ट्रांसफर टू रिजर्व कर रखा है तो दैट विल कम अंडर दिस। क्योंकि हम रिजर्व वगैरह क्यों बनाते हैं, क्यों, ताकि फ्यूचर में एक्सपेंशन कर सके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। तो दैट्स व्हाई इस हेडिंग में आएगा टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। तो इसमें रिटेन अर्निंग आएगा, रिजर्व आएगा, और जैसा मैंने यहाँ बताया जो डेफर्ड टैक्स होता है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स भी हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव के, क्योंकि अभी वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए दैट इज इंक्लूडेड अंडर दिस टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन भी किस लिए हम बनाते हैं, तो हम कुछ पार्ट जो होता है वियर एंड टियर के तो होता ही है, ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ताकि हम कुछ प्रॉफिट में चार्ज कर जाते हैं ताकि फ्यूचर में जब मशीनरी खराब हो जाती है पूरी तो वी शुड हैव सम फंड्स उसको खरीदने के लिए, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दिस इज आल्सो विल कम अंडर दिस हेडिंग प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। ओके, तो कोई भी ट्रांसफर टू रिजर्व और रिटेन अर्निंग, डेफर्ड टैक्स या डेप्रिसिएशन वो हम इसमें क्लासिफाई करेंगे। तो इस तरह से हमें ये स्टेटमेंट बनाना है। तो ये स्टेटमेंट P&L से बनता है, तो P&L के आइटम हमें देखना पड़ेगा कि किसको हम इन हेडिंग्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो भी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको किस किस को इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बाकी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इंक्लूड होंगे इधर, इनके अलावा बाकी एक्सपेंसेस विल बी इंक्लूडेड हियर। तो उससे हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड पता चलेगा, और फिर इसमें हम बताते हैं कि उस वैल्यू एडेड को हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं, कितना एम्प्लॉयज पे जा रहा है, कितना डायरेक्टर्स, कितना गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस कॉलम में हम अमाउंट लिखते हैं और नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज। ये जो परसेंटेज होता है किसके बेसिस पे, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना होता है कि ईच आइटम का कितना परसेंटेज है। ओके, तो ये था वैल्यू एडेड स्टेटमेंट होता क्या है, और इसमें अलग अलग टर्म्स जो है वो क्या होता है, उसमें क्लासिफिकेशन कैसे होता है। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में विल टेक एन एग्जांपल और उसको सॉल्व करेंगे ताकि कंसेप्ट आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।